Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका कॉन्सेप्टिफाई में. मैं हूँ युग और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है. अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा? सत्याग्रह की आइडियोलॉजी पढ़ी. सत्याग्रह की आइडियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि वो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी के बाद उसे कहा, हमने एक्सपेरिमेंट किया था. तो गांधी जी ने 1915 से जब वो साउथ अफ्रीका में आए थे 1960 में पूरा भारत घूमा. फिर 1917, 1918 ये 2 साल उन्होंने क्या किया? रीजनल सत्याग्रह मूवमेंट चलाए. जैसे पहला मूवमेंट चंपारण बिहार में चला था. तो क्या हो गया था? जो मूवमेंट चला था उसने बस कुछ ही लोगों ने, कुछ ही पीजेंट्स ने क्या किया था? उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. वो बस चंपारण का एक छोटा सा रीजन था जहां के लोगों ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी. तो एक सत्याग्रह क्या था? रीजनल सत्याग्रह था, जिसमें बहुत छोटा सा एरिया था, उसमें सत्याग्रह हुआ था. फिर वो खेदा गए. तो खेदा में क्या हुआ था? खेदा के कुछ ही पीजेंट्स ने क्या किया था? उसमें अपना रोल पार्टिसिपेट किया था. सो वो भी क्या था? एक रीजनल सत्याग्रह मूवमेंट था, कन्फाइंड था छोटी सी जगह में. ठीक है, पूरा ऐसे बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा रीजन नहीं था. कुछ छोटे लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए किया था, एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ था. फिर अहमदाबाद में जब कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह चला, वो भी एक रीजनल सत्याग्रह ही था. लेकिन 1919 में जब रोलत एक्ट नाम का एक एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया जाता है. काउंसिल यानी एक ऐसी बॉडी, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एक ऐसी बॉडी जो क्या करता है? एक ऐसी ऑफिशियल बॉडी जो लॉज बनाता है. और वो एक इंपीरियल थी. क्यों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो क्या थी? इंपीरियल यानी क्या? लोगों की टेरिटरीज पे वॉर करो और उनकी टेरिटरीज को खुद की कॉलोनीज बनाओ. तो हम तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज ही थी, तो उसे क्या कहेंगे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. यानी एक ऐसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव, मतलब क्या बोलूं तुम्हें, एक ऐसी बॉडी मेंबर्स, मतलब जो देश के लिए क्या बनाएंगे? लॉज बनाएंगे, है ना. उनके हिसाब से देश चलेगा, जो क्या है? इंपीरियल है ना. जिनकी हम कॉलोनीज है, जो लोगों पे क्या करते हैं? लोगों पे कब्जा करते हैं, लोगों अलग अलग देशों पे वॉर्स करते हैं और उनकी टेरिटरीज को खुद की टेरिटरीज बना लेते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं. सो इसलिए उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. तो इसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलत एक्ट को पास किया गया था. और इसी रोलत एक्ट के अगेंस्ट, इसका विरुद्ध करने के लिए 1990 में गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था. मैंने क्या बोला? अभी तक हमने जो सत्याग्रह मूवमेंट्स देखे वो रीजनल सत्याग्रह मूवमेंट्स थे. पर्टिकुलर रीजन था, कुछ ही पर्टिकुलर लोग थे जिसने उनमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था. अब पूरा देश आएगा और इसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा. ठीक है. सो इट वाज ए नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी ने रोलत एक्ट के अगेंस्ट 1919 में पास किया गया था. ठीक है. तो अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने निकाला था और इसको बहुत सारे, मतलब सारे इंडियन मेंबर्स ने बोला था मत निकालो रोलत एक्ट, मत निकालो, बहुत अपोज किया था. लेकिन इस यूनाइटेड अपोजिशन के बाद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलत एक्ट निकाल दिया. अब एक सवाल आता है, ये रोलत एक्ट कौन सी ऐसी बला थी कि सारे लोग आके इसे इतना ऐसे विरुद्ध कर रहे थे, अपोजिशन कर रहे थे? तो रोलत एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल देता था 2 साल के लिए. मतलब होता क्या था? अगर मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा हूं और अगर मैं कॉलोनियलिज्म के लिए एक थ्रेट हूं, है ना, अगर मैं ब्रिटिशर्स के लिए खतरा हूं, अगर मैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता हूं, तो वो मुझे क्या करेंगे? मुझ पे अगर उन्हें शक है, मैंने कुछ किया ना किया, लेकिन उनको अगर मुझ पे शक भी है, तो वो मुझे उठा के जेल में पटक सकते हैं. कितने टाइम तक? 2 साल तक. फिर 2 साल बाद मुझे जज के सामने पेश किया जाएगा, फिर जज सुनवाई लेगा, है ना. और फिर जज क्या करेगा? अगर जज ने बोल दिया कि ये बंदा मासूम है तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज मुझे पनिशमेंट दी जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या था? अगर आज इस भारत में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर मैंने कोई गुनाह कर दिया तो फिर क्या होगा? मुझे जेल में तो डाल दिया जाएगा, लेकिन तुरंत ही क्या होगा? मेरे ऊपर केस बनाया जाएगा और मुझे जज के सामने पेश किया जाएगा. फिर जज सुनवाई लेगा, डेट्स देगा, केस चलेगा और फिर डायरेक्ट ही, मतलब ऐसा होता है कि जब कोई पाप होता है उसके सामने आपको 24 आवर्स में जज के सामने पेश होना पड़ता है और आपका केस बनता है फिर. लेकिन इधर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आप 2 साल तक जेल में रहोगे, फिर हम देखेंगे आप पे सुनवाई करनी है नहीं करनी है, और फिर आप मासूम प्रूव हो गए तो तब. तो गांधी जी का ऐसा कहना था कि अगर हमने कुछ भी किया, इन लोगों पे हमें शक आया ना आया, तो जबरदस्ती, हम इनको पता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमको उठा के जेल में डाल देंगे. फिर 2 साल तक भुगतो जो भुगतना है, फिर उसके बाद मासूम प्रूफ है तो निकलेंगे. तो मूवमेंट क्या हो जाएगा? बहुत स्लो हो जाएगा.
ठीक है। तो इसीलिए इस रोलत एक्ट को विरुद्ध करना, इस रोलत एक्ट को बंद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो वो क्या करता था, इट गेव इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जैसे आप रैलीज चला रहे हो, मूवमेंट चला रहे हो, एजुटेशन कर रहे हो, ये क्या हो गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इनको दबाने की जो शक्ति है वो कौन देता था, रोलत एक्ट देता था। इसके तहत आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को 2 साल तक डिटेंशन दे सकते थे, यानी जेल में भर्ती कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, सजा दे सकते थे। कब तक, 2 साल तक, विदाउट अ ट्रायल, यानी आपको जज के सामने 2 साल तक पेश ही नहीं किया जाएगा। ये कहता था रोलत एक्ट। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। सो इसीलिए क्या हो गया, रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया, वर्कशॉप्स को क्लोज किया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया गया। अब एक चीज़, ये जो मूवमेंट चालू हुआ था ना, ये भूल गया मैं, लेकिन ये मूवमेंट 6 अप्रैल को एक हड़ताल से चालू हुआ था। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 6 अप्रैल को गांधी जी ने ऐसा एक हड़ताल चलाया, 6 अप्रैल 1990 को, जिससे मूवमेंट चालू हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, चाहे आप रोलत एक्ट की बात करो, चाहे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करो, चाहे आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करो। अब एग्जाम में ऐसा थोड़ी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको सारी चीज़ें याद नहीं आती, तो इसीलिए एक टोटका बता रहा हूँ। वो टोटका क्या है कि कुछ चीज़ें याद कर लो। जैसे जब भी कोई भी मूवमेंट चलता है तो क्या होता है, शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाता है, लिकर शॉप्स विल बी पिकेटेड। फिर क्या होता है, रैलीज को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, सारे शॉप्स को बंद कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इन सारी चीज़ों पे वार कर दिए जाते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट सिंबल दिखाते हैं। अब इस मूवमेंट में भी हम ये पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी यही होगा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी यही होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ है, जैसे क्या, वर्कशॉप्स को बंद कर दिया जाता है, दुकानों को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके साथ दारू की जो शॉप्स रहती है, लिकर शॉप्स को बंद किया जाता है, उस पर वार किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहती है जैसे पोस्ट ऑफिसेज, रेलवेज, जो और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स रहती है, इन पे वार कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है। यही कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो सारे मूवमेंट्स में होती है। और ये तो लॉजिक है ना कि ऐसे ही मूवमेंट्स कुछ होते होंगे, मूवमेंट्स में ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो ये कुछ चीज़ें जो रट लो, तीनों में से कोई भी मूवमेंट आए कि बोलो इस मूवमेंट में क्या हुआ, इस मूवमेंट में क्या हुआ, इस मूवमेंट में क्या हुआ, तो तीनों में आप लिख लेना कि हाँ ये चीज़ें हुई। ठीक है। सो क्या हो गया, रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया, प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स हुए, रेलवे वर्कशॉप्स को बंद कर दिया गया, है ना। और फिर सारे लोग प्रोटेस्ट में उतर आए कि हमारे मांगे पूरी करो, रोलत एक्ट को बंद करो, रोलत एक्ट को बंद करो। अब क्या हुआ था, वहाँ लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठाया दिया जाता था, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता था। क्यों, ताकि हड़ताल बंद हो जाए। मतलब अगर मैं नॉन वायलेंटली भी बहुत ऐसे शोर शराबा कर रहा हूँ, परेशानियां दे रहा हूँ, तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यही सीन हुआ अमृतसर में। अमृतसर में भी लोगों को ऐसे उठा लिया गया। फिर महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया, आप दिल्ली मत जाओ। क्यों, ये लीडर थे। अब ये लीडर थे तो एक लीडर को बहुत अच्छे से पता रहता है कि कोई भी प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर यहाँ पे कोई हड़ताल चल रहा है और हमारा लीडर आ जाए जिसने ऑर्गेनाइज किया था ये हड़ताल, तो अगर हम कोई गलती भी कर रहे हो, जैसे मान लो मेरे को वायलेंस करने की इच्छा हो गई, ठीक है, मुझे अगर कोई मार रहा है, मुझे अगर ब्रिटिशर्स मार रहे हैं, तो मैं मार खा रहा हूँ, फिर अचानक से मेरा ईगो जाग गया और मैं मारने चला गया, तो गांधी जी बोलेंगे अबे रुक, नॉन कॉपरेशन से करना है। तो फिर क्या होगा, मैं अगर कोई गलती करने वाला हूं, क्योंकि वो मेरे को मार रहा है, अगर मैंने उस पर हाथ उठा लिया तो फिर उनको कंसेंट मिल जाता है कि मैंने गुनाह किया, तो अब वो मुझे मार सकते हैं। तो इसी को रोकने के लिए एक लीडर अच्छे से गाइड कर सकता है चीज़ों को। तो इसीलिए किसी मूवमेंट में अगर उनका लीडर आ जाए तो वो मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए इस मूवमेंट को जो दिल्ली में चल रहा था रोकने के लिए गांधी जी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। उन्हें रोक दिया गया कि आप दिल्ली ना जाओ, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अगर वो चले जाते तो सत्याग्रह और बढ़ जाता और अच्छे से होता, नॉन वायलेंटली होता। ठीक है। अब फिर क्या हो गया था, 10 अप्रैल को मतलब एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, लोग बहुत शांति से अपना आवाज़ उठा रहे थे, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इस पे पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, धड़ मारना चालू कर दिया लोगों को। लोगों ने कुछ किया भी नहीं। तो अभी एक कॉमन बेसिक सा फिलॉसफी है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी भी आप पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि नॉन वायलेंटली करके तो कुछ मिल नहीं रहा, अब इनको दिखाते हैं मैं कैसे करूं, फिर डंडा उठा के मार रहे हो, ढाओ ढाओ ढाओ, फिर उनको तो और परमिशन मिल गई, ये हमको मार रहा है, ये हमको मार रहा है, इसकी थ्रो झैप झैप झैप, समझे तुम। तो इसीलिए 10 अप्रैल को पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन पे अटैक किया। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने भी अपना जवाब दिया। तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पे क्या कर दिया, जो बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे बिल्डिंग्स, अगेन बता रहा हूं, जब भी लोगों को कुछ ऑपरेशन करना रहता है, जब भी कोई मूवमेंट होता है, यही चीजें होती है कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे बिल्डिंग्स, क्या ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, इनको क्या कर लेते हो, इन पर अटैक करना चालू कर देते हो, रेलवे वर्कशॉप जैसी चीजों को क्लोज कर देते हो, प्रोटेस्ट चलाते हो, एजुटेशन चलाते हो, रैलीज चलाते हो, दारू की शॉप्स को बंद कर देते हो। ये सारी कुछ कॉमन चीजें
जो आप सारे मूवमेंट्स में लिख सकते हो। तो ये बात थी रोलैक मूवमेंट पे। अब क्या हो गया, 10 अप्रैल को जब एक पीसफुल प्रोसेशन पे इन्होंने ओपन फायर कर दिया पुलिस ने, तो फिर लोगों ने भी नहीं सुना, इन्होंने भी बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे बिल्डिंग्स पर अटैक करना चालू कर दिया, वायलेंस का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट को कंसर्न मिल गया कि ये लोग खूंखार है, सैवेज है, वाइल्ड है, इनको कंट्रोल करने के लिए अब हमको कोई मूवमेंट चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको देखते हुए, इस 10 अप्रैल के कांड को देखते हुए मार्शल लॉ को इंपोज किया गया। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ था, मतलब जो मिलिट्री है, अब गवर्नमेंट का पावर नहीं लगा, मिलिट्री अपने मन से उसको जो करना है करे, किसी को मारना है मारे, नहीं मतलब मारना है मारे, पीटना है पीटे, मतलब कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब सॉरी मिलिट्री। तो मिलिट्री का एक डायरेक्ट कंट्रोल आता था, उसे कहते हैं मार्शल लॉ। इसी मार्शल लॉ की वजह से जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अब ये एक फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट अभी मैं जस्ट बता रहा हूं तुम्हें। अब 10 अप्रैल को जो पॉपुलर वायलेंस हुआ था, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पे हमला वमला हो गया था, है ना, तो इसी पॉपुलर वायलेंस की वजह से अभी मार्शल लॉ इंपोज हो गया। मार्शल लॉ यानी क्या, डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल। अब बस जो कंट्रोल रहेगा वो मिलिट्री कंट्रोल करेगी, जिसको मारना है, जिसको जीना है, वो सब वो कौन डिसाइड करेगा, वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं, वो मिलिट्री डिसाइड करेगी। तो मिलिट्री के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था जनरल डायर, ही टुक कमांड। अभी वो सारी डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसी से होता है अमृतसर का जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो। तो बात है 13 अप्रैल 1919 की, बैसाखी का फेयर था। बैसाखी एक फेस्टिवल होता है, तो उसका एक फेयर था, मेला लगा था। तो उसी मेले में जो मतलब अब वो मेला लगा था, वो कहाँ लगा था, जलियांवाला बाग में। इट इज अ नेम ऑफ अ ग्राउंड, ठीक है। तो उस जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ। द इनफेमस जलियांवाला बाग टुक प्लेस कब, ऑन अप्रैल 13 अप्रैल 1990 को ये जो जलियांवाला बाग था इसका हत्याकांड हुआ था। इनफेमस मतलब क्या होता है वैसे, मतलब इनफेमस यानी अनपॉपुलर नहीं होता, इनफेमस यानी ऐसा होता है फेमस है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन किसी गंदे रीजन की वजह से, है ना। तो इसी जैसे वो लोग, मतलब अगर फेमस बनना है ना तो किसी अच्छे काम के लिए बनना, नहीं तो पता चले मर्डरर ही बन गए, सबको मार रहे हैं, हर दिन न्यूज़ टीवी चैनल पे आते रहते हैं। सो बी फेमस, डोंट बी इनफेमस। मतलब कोई गलत कामों के लिए अगर आप फेमस हो तो उसे इनफेमस कहते हैं। सो ये अभी क्या हो गया था, लोगों का हत्या वगैरह हुआ था ना, तो किसी बुरे रीजन की वजह से जो जलियांवाला बाग था उसको, उस हत्याकांड को बहुत फेमस था, लेकिन किसी गलत रीजन की वजह से, इसलिए उसे बोला गया इनफेमस जलियांवाला बाग मसैकर यानी हत्याकांड, ठीक है। ये हुआ था। तो अभी हुआ क्या था, जो बहुत सारे लोग थे, दे केम इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ, एक बंद ग्राउंड था जिसमें ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं थे, एक दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे। तो एक एनक्लोज ग्राउंड था जलियांवाला का, वहां पे लोग आए थे। क्यों आए थे, तो कुछ तो लोग ऐसे ही नॉर्मली आए थे, मतलब जो गवर्नमेंट के रेप्रेसिव मेजर्स थे, जैसे रोलर एक्ट वगैरह पास कर दिया, लोगों को मार रहे हैं, इसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने के लिए, एक लिटिल प्रोटेस्ट करने के लिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए कुछ लोग आए थे। और बहुत से लोग क्यों आए थे, बहुत से लोग तो बस बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे। अब उस टाइम उस ग्राउंड पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनमें से बहुत सारे लोग तो गांव से आ रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए मार्शल लॉ इंपोज हो गया, उनको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। तो अब क्या हो गया, मार्शल लॉ तो इंपोज हो गया था, मतलब ये जो जनरल डायर थे इनको जो करना था वो कर सकते थे। तो ये उस ग्राउंड में आए, सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए ताकि कोई जा ना पाए, और फिर इन्होंने सारे लोगों पे ओपन फायर कर दिया। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग लगे थे जो इनके ही ऑफिशियल थे, मतलब जो सोल्जर्स वगैरह थे वो ऐसे लाइन से लगे थे। जनरल डायर ने बोला अटैक, और सारे लोगों ने बंदूकों के साथ अटैक किया, जिसकी वजह से हजारों की मौत, मतलब कई सौ लोगों की मौत हुई। अब इसका इंटेंशन क्या था, जो जनरल डायर था उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, हमको सत्याग्रही को डराना है, एकदम ऐसा भौकाल मचा देना इनके अंदर, ऐसा डर कपाइए, रेवोल्यूशन अजी घंटा माफ करो भैया, ऐसा टेरराइज कर देना है, ये इंटेंशन था जनरल डायर का। मतलब अगली बार प्रोटेस्ट करने की इनकी हिम्मत ही ना हो, पैंटे गिली हो जाए, ऐसा इंटेंशन रखते थे। तो अभी इतना बड़ा कांड हो गया, इतने 100 लोग मर गए, इतने परिवार उजड़ गए, तो इसका रिस्पॉन्स क्या था। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल असेंबल्ड इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, पूरे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स लोगों से भरे थे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होना चालू हो गया था। अब वही जो नॉर्मल चीजें लोग हर बार करते हैं, क्या, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो दारुओं की शॉप्स बंद कर देंगे, उन पे ऐसे हमला करना चालू कर देंगे, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे भी वही हुआ। अब क्या होगा, दे ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एंड रैलीज, और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी अटैक करना चालू कर दिया। ये हर बार लिख देना कि इसमें मतलब पूछेंगे नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ, यही चीजें लिखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही चीजें लिखना। अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन है, एक तो अच्छे से सारी चीजें पढ़ लो, बट अगर नहीं याद आया तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप हर जहां चेप सकते हो, ठीक है।
अब लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे थे, गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी रहेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? गवर्नमेंट का साफ था, अब इनको इनकी औकात दिखाते हैं, इनको ह्यूमिलिएट करते हैं, शर्म से भर देते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे इनकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट सारी चली जाएगी। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, जिससे जो लोग थे, सत्याग्रही थे, वो डर भी जाए, कांप उठे और वो ह्यूमिलिएट भी हो, है ना, शर्म से भर जाए। तो उन्होंने इस चीज के लिए क्या किया? दे वर फोर्स्ड, द सत्याग्रहीज वर रब टू फोर्स, दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस, यानी जमीन पे आपको आपकी नाक जमीन पे घिसनी पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो? किसी के सामने झुक रहे हो, किसी के ऑर्डर पे खुद की नाक को क्या कर रहे हो? जमीन पे रब कर रहे हो। सो इट इज अ डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट, है ना। मतलब सामने वाला क्या कर रहा है? आपको ऑप्रेस कर रहा है, सामने वाला आपका फ्रीडम छीन रहा है, आप उसके गुलाम जैसे दिख रहे हो ना। अगर आप उसके सामने जमीन को, अपने नाक को जमीन पे घिस रहे हो, सो क्या कर रहे हो? आप ह्यूमिलिएट हो रहे हो। तो दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन ग्राउंड। अब उनको बोला जाता था कि आप ना, जो जैसे बच्चा क्रॉल नहीं करता ऐसे जमीन पे रेंगता है, वैसे ही इनको बोला गया कि आप भी जमीन पे ऐसे हमारे सामने रेंगो। तो क्या हो गया? घुटने टेक दो, यानी सरेंडर कर दो, आप हमारे नीचे हो। तो क्या हो गया? ये भी एक डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट हो गया। इससे भी सत्याग्रही क्या हो रहे हैं? ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। और साथ में उनको बोला जाता था कि आप साहिब्स, यानी वहाँ के जो जनरल्स वगैरह थे, जो ऑफिशियल्स वगैरह थे गवर्नमेंट के, उनको सलाम करो। मतलब क्या? आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो वो आप पे ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप उन पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है? आप ही ह्यूमिलिएट हो रहे हो। तो ऐसे कुछ मेजर्स लिए थे जिससे सत्याग्रही ह्यूमिलिएट हो। और ये जलियनवाला बाग का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। आई होप इसके साथ सारी चीज़ें आपको समझ गई होगी। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो आ जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कंडीशंस क्या बनी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कैसे हुआ। आई होप ये पार्ट समझ गया होगा।